तो लास्ट लेक्चर जो था वो चैप्टर नंबर 2 ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स में था, और इसमें से हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने हाँ डेफिनेशंस भी पढ़ी, और कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो भी पढ़े। आज जो हमारे पास होंगे टॉपिक्स वो हैं पैटर्न्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, इंजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मेरे ख्याल से पैटर्न्स भी जो है हमने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज जो है वो इंजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, थ्री वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द वेस्टफेलियन एंड पोस्ट वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द इंजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंजन्स का मतलब होता है किसी चीज को चलाने वाली जो चीज हो। सपोज करें ट्रेन है, ट्रेन के डब्बों को जो है ट्रेन की इंजन चलाती है। तो इसी तरह जो है वो तीन चीजें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इन तीन चीज़ों की वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन, जिसको आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं, और उसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करती है वो जो है ये तीन चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो इनको जो है वो इंजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी जो है वो कहा जाता है। तो नंबर 1 इज टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई और दुनिया में ये जंगों का सिलसिला जो है वो ख़त्म हुआ, तो दी वर्ल्ड पावर्स स्टार्टेड टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से जिसने आगाज़ किया था, और 1960s के ज़माने से जो है उसमें जो है वो जिद्दत आना शुरू हो गई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तेज़ी आई वो 1980s का ज़माना था, जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी थी, या पहले से जो डिस्कवर्ड थी उनमें जो है वो लेटेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजीज आई। आज हम इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि आज आप मेरा जो है वो अपने घरों में बैठ के मेरा आवाज़ भी सुन रहे हैं, और मेरा जो लैपटॉप का डिस्प्ले है वो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इतने हम डेवलप हो चुके हैं। तो नंबर 1 इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट इंजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, is central to any account of globalization, since it is a truism that without modern communication infrastructure, in particular a global system or worldwide economy, would not be possible. तो कह रहा है कि आज जितनी टेक्नोलॉजी ने जिद्दत की है, चाहे वो माइक्रोचिप हो छोटी सी, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट हो, चाहे वो बाहर जाने के लिए एरोप्लेन्स हो जो फास्ट हैं, कार्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया में आप नाम देख लें या नाम ले लें, इवन मीडिया टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट जो है वो टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए काम आती हैं और जो फास्ट हैं, उनकी वजह से जो है आज जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, नंबर 1। नंबर 2, द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, एंड नंबर 3, द कंप्रेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये जो तीन मैंने, और एक और डेफिनेशन आप कहें, ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज मीन्स गांव, गोट। कि दुनिया इतनी तो सुकड़ चुकी है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन की वजह से, एंड फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से, कि हम इस दुनिया को अब जो है हम ग्लोबलाइज्ड विलेज या ग्लोबल विलेज जो है वो कहने पे जो है वो मजबूर हो चुके हैं, या वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, या इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, या कंप्रेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। वो किस चीज़ के से पॉसिबल हुआ है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो पॉसिबल हुआ है, और उसी को जो है हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और इंजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नंबर 2, सेकंड engine of globalization is international economy. Crucial as technology is, so is its specifically economic logic.
तो कह रहा है कि जितनी टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लोबलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसी तरह जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं या इंटरनेशनल इकोनॉमी है, लॉजिकली जो है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. Capitalism insatiable requirements for new markets and profits leads inevitable to the globalization of economic activity. बेसिकली कह रहा है कि जो कैपिटलिज्म है, जो न्यू मार्केट्स और प्रॉफिट ढूंढने की जो है वो कायल रहती है, जिसका ये नेचर है कैपिटलिज्म का, तो उसने बेसिकली जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है दुनिया में, बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म है. और कैपिटलिज्म की वजह से ही जब हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, तो उसको हम जो है वो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. तो सेकंड जो है, चाहे वो न्यू मार्केट्स हों, चाहे वो प्रॉफिट्स हों, चाहे वो मल्टीनेशनल कारपोरेशंस हों, चाहे वो एनजीओज हों, कुछ भी हो, ये सारी जो है वो कैपिटलिज्म के जो है उस बाउंड्री में आते हैं. और इसकी वजह से जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज होती है, और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. तो इकोनॉमिक्स इज सेकंड इंजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. थर्ड इज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अच्छा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है आप थोड़ा ये जहन में रख लें कि अगर आप प्रीमिटिव या ओल्ड जो है वो डेज में होते, और वहाँ पे जो जितने भी पॉलिटिशियंस थे, या तब तो वो किंगडम्स थी, किंग किंग वाला जो है वो सिस्टम होता था, किंगशिप्स का. तो वो कैसे कम्युनिकेशन करते थे कि एक मैसेंजर जाता था दूसरे बादशाह के पास, और वो इतने दूर भी नहीं होते थे, लेकिन उनका डिस्टेंस जो है इतना दूर. शुरू में तो लोग जो है वो बाय फुट जाते थे, फिर जो है फिर गधे और घोड़े जो है वो इस्तेमाल करने लगे. तो वो मैसेज पहुंचते पहुंचते 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लग जाते थे, और दुनिया ही चेंज हो जाती थी. लेकिन आज जिस जमाने में हम बैठे हैं और जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, देखो सपोज करो कि अगर हम कहते हैं 7 समंदर, अमेरिका जो है हमसे 7 समंदर पार है. ये अमेरिका वाली दुनिया जो है 7 समंदर आप क्रॉस करेंगे, जहाज में यहाँ से जाओगे तो 24 घंटे लगते हैं अमेरिका. तो वो 7 समंदर पार है. वहां से डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट कर देता है सेकंडों में, वो यहाँ पे कोई जो है वो इमरान खान, हमारा वजीर आजम, या जो इस खित्ते में जितने भी लीडर्स हैं, या किसी भी खित्ते में लीडर्स हैं, वो ट्वीट देखते हैं और उसी से सेकंडों में जो है उसका जो है वो रिप्लाई कर देते हैं, और वो चीज़ वहीं पे जो है वो हो जाती है. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शॉर्ट हैंड हेयर फॉर आइडियाज, इंटरेस्ट एंड पावर कंस्टिट्यूट द थर्ड लॉजिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी जो है हमने देखा कि चाहे वो यूरोपियन स्टेट्स हों, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हों या डेवलपिंग कंट्रीज हों, हम उनसे सीखते हैं जो चीज़ें, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो, इंटरेस्ट को कैसे सिक्योर किया जाए, और पावर पॉलिटिक्स कैसे होती है, ये हम डेली बेसिस पे सीखते हैं. और इस मीडिया के थ्रू, इस सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पॉलिटिशियंस भी जो है वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं जो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन के लिए. इफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स प्रोवाइड्स इट्स नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर. कह रहा है कि जैसे सपोज करें टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लोबलाइजेशन की हार्डवेयर है. हार्डवेयर मतलब आपका पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होना चाहिए, जहाज है, ये सारे जो है टेक्नोलॉजीज जो हैं ये हार्डवेयर हैं. लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ग्लोबलाइजेशन का, वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो governments such as those of US and UK have been critically actors in nurturing the process of globalization. तो ग्लोबलाइजेशन को जिन स्टेट्स ने, जिन कंट्रीज ने जो अभी तक जो है वो पकड़े रखा हुआ है या एग्जिस्ट करती हैं, वो यूएसए और यूके जो है ये फाउंडिंग फादर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के. और इनकी वजह से टेक्नोलॉजी इनके पास, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म के ये बानी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इन इन अमेरिका और यूके के जो है वो अराउंड घूमती है. तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन के जो है फाउंडिंग फादर्स आप कह लें या मैन हेड्स कह लें, जिनकी वजह से जो है वो ग्लोबलाइजेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है, सर्वाइव करती है. तो दीज आर दी 3 इंजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन: टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स.
जिसकी वजह से हम इस दुनिया को ग्लोबलाइज्ड दुनिया कहते हैं. uh, there are three waves of globalization. Three waves of globalization means three periods or three words of globalization or three edges of globalization. Globalization is not a novel phenomena. तो ग्लोबलाइजेशन जो है कोई स्टोरी नहीं है, कोई नावल नहीं है. Viewed as a secular historical process by which human civilization have come to form a single world system, it has occurred in three distinct ways. तो कह रहा है कि ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक हकीकत है कि जितनी भी दुनिया में जो हमने सेक्युलरिज्म की तरफ जो है वो ट्रेवल किया है और ह्यूमन सिविलाइजेशन ने एक सिंगल वर्ड सिस्टम जो है बनाने के लिए कोशिश की, और उसके जो है वो तीन जो है वो एजेस हैं, जो ग्लोबलाइजेशन की भी एजेस हैं. नंबर वन इज इन द फर्स्ट वेव द एज ऑफ डिस्कवरी 1450 to 1850. Globalization was decisively shaped by European expansion and conquest. तो जो फर्स्ट वेव है जिसको हम एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं, और दूसरा नाम आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं, जो बेसिकली बर्तानिया में शुरू हुई और बाद में जो है पूरे यूरोप में जो है वो एक्सपेंड हो गई. 1450 से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड 1850 तक ख़त्म होती है. कि जो यूरोपियन स्टेट्स हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से, एज ऑफ डिस्कवरी की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो है उन्होंने यूरोप में एक्सपेंड किया. इवन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में जो है जाके उनको कॉलोनीज बनाई इस टेक्नोलॉजी की वजह से. सेकेंड वेव इज 1850 to 1945 evidence a major expansion and spread and entrenchment of European empires. तो कह रहा है कि सेकेंड वेव जो है वो बेसिकली आप कहें कि वो एग्रेसिव एज है. एग्रेसिव एज ये है कि ये जितने भी अपना यूरोपियन पावर्स थे, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी, पोलैंड, रशिया, ये सारे जो हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस डिस्कवरी की वजह से जो है वो पावरफुल हो गए. इनके पास जो है वो वॉर लड़ने के लिए वो सारी चीज़ें थी उस इस ज़माने में, सेकेंड वर्ल्ड में, सेकेंड वेव में. तो इसमें क्या हुआ, इसमें दो जंगें हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार. तो जितने भी यूरोपियन इंट्रेंचमेंट ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स, मतलब ये जितने भी यूरोपियन स्टेट्स थी वो सारी जो है वॉर की तरफ चली गई, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो. तो इसको जो है वो एग्रेसिव पीरियड या हार्श पीरियड जो है वो कहा जाता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. एंड थर्ड वन इज जो जिसको हम प्योर ग्लोबलाइजेशन का इरा कहते हैं. 1916 से ऑनवर्ड आज तक जो है वो सारा इरा जो है वो प्योर ग्लोबलाइजेशन इरा कहलाता है, एज. Third wave of globalization is by comparison contemporary globalization 1916 onward, 1960 onward marks a new epoch in human affairs. तो थर्ड जो वेव है ग्लोबलाइजेशन के, बेसिकली वो एक प्योर जो इरा है ग्लोबलाइजेशन का जो 1960s से स्टार्ट हुआ और 80s में जाके जो उसने इम्पिटस लिया. अच्छा, किसका ये माइक खुला हुआ है यार, थोड़ा ये माइक बंद करो. एहसान अली, जी जी सर, माइक बंद कर. जी जी माइक बंद करता हूँ. ठीक. दुकान दे बैठो ही आवाज थी अच्छी. अरे बटे दोस्त अच्छी है, बाहर बैठो. अब माइक तो बंद कर पो भली ॻाल्हाइनि वई. हाँ बंद किया तो. अच्छा, just as the industrial revolution and the expansion of waste in the 19th century defined a new age in world history, so today the microchip and the satellite are the icons of globalized world order. तो कह रहा है कि जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने और जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो एक्सपेंशन थी दुनिया में, जिन्होंने कॉलोनीज बनाई थी इस टेक्नोलॉजी की बेस पे,
19th सेंचुरी पे। तो आज की जो दुनिया है जिसको हम ग्लोबलाइज दुनिया कहते हैं, वो दुनिया सैटेलाइट की है और माइक्रो चिप्स की है। चिप हम इतने तो जो है वो अपना जो है वो तरक्की कर चुके हैं कि हम आज दूसरी दुनिया में जी रहे हैं जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद अ शिफ्ट इन इकोनॉमिक पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद द राइज ऑफ चाइना एंड दी। अच्छा, ये इंडिया इधर लिखा हुआ है तो आप इंडिया ना बोले, चाइना है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, अ, ये कंट्रीज जितनी भी है, इवन इंडोनेशिया है, तुर्की है, ये सारे जितने भी हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो कह रहा है कि ये जो 1916 के बाद वाला एरा जिसको हम प्योर ग्लोबलाइजेशन एरा कहते हैं, इसमें एक तो टेक्नोलॉजी ने जो है वो डेवलपमेंट लाई कि हम माइक्रोचिप से लेके सेटेलाइट तक जो है आज हम यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दूसरा जो दूसरी चीज है, इकोनॉमिक पावर शिफ्ट हुआ है। इकोनॉमिक पावर शिफ्ट क्या है, वेस्ट से जो है पावर शिफ्ट हुआ है अब ईस्ट में। कि आप चाइना देख लो आजकल, उसको इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जाता है। इसी तरह मलेशिया है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, जापान है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको हम पावरफुल स्टेट्स जो है वो कह सकते हैं। तो ये तीन एजेस थी ग्लोबलाइजेशन की। अब यहाँ पे मेन टॉपिक है, वो है डिफरेंस बिटवीन द वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है कि जो 1648 से ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने जो आइन दिया था कि भाई पॉपुलेशन होगी, टेरिटरी होगी, सॉवरेनिटी होगी, गवर्नमेंट होगी, एक वो वाला आइन है। और दूसरा है पोस्ट वेस्टफेलियन। पोस्ट वेस्टफेलियन 1960s के बाद जो हम जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं या ग्लोबल एज कहते हैं, ग्लोबलाइज्ड एज कहते हैं, वो है पोस्ट वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ऑर्डर। ठीक है। तो पहला जो है हम देखते हैं वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि अंडर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ये डिसाइड किया गया कि अब जो है वो दुनिया जो है वो स्टेट सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा, और जितनी भी कम्युनिटीज है, नेशन है, उनके रिलीजन के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे जो है उनको फिक्स्ड बॉर्डर में जो है वो डाला जाएगा, और उनको वो टेरिटरी दी जाएगी कि ये अब ये आपकी टेरिटरी है, लैंड है, इसमें आपकी पॉपुलेशन है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी होगी उसी में। तो number one is territory. Humankind is organized principally into exclusive territorial political communities with fixed borders. तो पहले मैंने बताया कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में ये डिसाइड किया गया कि जो जिस नेशन की जो लैंड होगी उनको फिक्स्ड बॉर्डर में जो है वो स्टेट बना के उनको रखा जाएगा। नंबर टू इज सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी। Within its borders, the state or government has an entitlement to supreme, unqualified, and exclusive political within its borders, the state or government has an entitlement to supreme, unqualified, and exclusive political and legal authority. तो कह रहा है कि सुप्रीम सॉवरेनिटी मीन्स जो स्टेट्स हैं उनको उनके बॉर्डर्स के अंदर जो उनकी टेरिटरी होगी या उनका स्टेट होगा उसमें उनको सुप्रीम अथॉरिटी होगी, जो सुप्रीम होगी, जो अनक्वालिफाइड मीन्स अनचैलेंजेबल होगी, और वो जो है एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल एंड लीगल अथॉरिटी होगी। तो ये है जो है वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस, या इसको आप ऑटोनॉमी को गवर्नमेंट लिख सकते हैं। The principle of self-determination or self-governance constitute countries as autonomous containers of political, social, and economic activity, in that fixed borders separate domestic spheres from the world outside. तो ऑटोनॉमी जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने दी थी, या जो वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं,
तो ये है कि एक तो सेल्फ डिटर्मिनेशन होगी, दूसरा सेल्फ गवर्नेंस होगी, कि जो स्टेट्स हैं जो बन चुकी हैं फिक्स्ड बॉर्डर में, उनकी मर्जी है कि वो अपनी गवर्नमेंट कैसी बनाए। गवर्नमेंट सिस्टम जो है, चाहे वो डेमोक्रेटिक बनाए, चाहे वो डिक्टेटरशिप वाला बनाए, चाहे वो ऑटोक्रेटिक बनाए, या चाहे वो किंगशिप में रहें, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उस अब अपनी बॉर्डर के अंदर, जिसको ये स्टेट कहेंगे, तो उसमें जो है अपना उनके जितने भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटीज होगी वो उनकी मर्जी से होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो टोटली सेपरेट होंगे इंटरनेशनल इश्यूज से। मतलब देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इश्यूज एंड द इंटरनेशनल इश्यूज, इन दोनों में जो है वो डिफरेंस होगी। तो ये था अपना वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने दिया। ये चला 1648 से लेके 1960 तक। तो इसी को कहते हैं द वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब है अब दूसरा है पोस्ट वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा हुआ है द पोस्ट वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, मींस जो 1960s के बाद जो ज़माना है, जो एज है, जिसको हम एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि इन दोनों में आप डिफरेंस फील कर सकें, कि एक जो है वेस्टफेलियन जिसमें टेरिटरी है, सॉवरेनिटी है, ऑटोनॉमी है, आपने देखा कि ये थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, हार्श हैं, और यहाँ पे डिफरेंस है डोमेस्टिक इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज में। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप ग्लोबलाइजेशन की एज में आते हैं तो थोड़ा आप जो है वो डिफरेंस जो है वो फील करेंगे। तो पहली है टेरिटरी still remain politically significant, not least for administrative purpose, के स्टेट और जो स्टेट टेरिटरी है वो आज भी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, लेकिन कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से की वजह से। Under conditions of globalization, however, a new geography of political organization and political power, from transgovernmental networks to regional global bodies, is emerging that transcends territories and borders. तो कह रहा है कि आज की जो टेरिटरी है थोड़ी वो कंप्रोमाइज हो चुकी है, क्योंकि अब टोटली जो स्टेट्स थी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में, ये स्टेट्स जो है वो मेन एक्टर्स हैं, वो उनकी इजाज़त के बगैर जो है उनके टेरिटरी के अंदर कोई भी जो है वो नहीं आ सकता। लेकिन आज जिस दुनिया को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसमें जो है अपना ट्रांस गवर्नमेंटल नेटवर्क्स मतलब गवर्नमेंट के अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं जो स्टेट में इंटरफेयर करती हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हों, चाहे वो एनजीओज हों, आईजीओज हों, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हों। वो स्टेट की पॉलिटिक्स पे, स्टेट की बाउंड्री पे जो है वो इफेक्ट करती है। आज स्टेट्स जो है वो अपनी बाउंड्री जो है शेयर करती है, क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। सेकंड इज स्टेट सॉवरेनिटी, द सॉवरन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। तो जब हम स्टेट सॉवरेनिटी कहते हैं, मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ national government or supreme domestic government, the entitlement of states to rule within their own territorial space is being transformed but not necessarily eroded। तो कह रहा है कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है, जिसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं, आज थोड़ी चेंज हो चुकी है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में इसका दूसरा कॉन्सेप्ट था कि सुप्रीम अथॉरिटी अनक्वालिफाइड, अनचैलेंजेबल, लीगल एंड पॉलिटिकल। लेकिन आज कह रहा है कि वो थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जिसको आप सॉवरेनिटी कहते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। इज बीइंग ट्रांसफॉर्म बट नॉट नेसेसरी इरोडेड, कि थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है दुनिया की वजह से, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। साउंड टुडे इज इंक्रीजिंग अंडरस्टूड एज द शेयर्ड एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक पावर एंड अथॉरिटी बिटवीन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल अथॉरिटीज। तो कह रहा है कि आज जिसको इस ग्लोबलाइजेशन की एज में सॉवरेनिटी हम कहते हैं, वो एक शेयर्ड एक्सरसाइज हो चुकी है। किसके बीच में? पब्लिक पावर, नेशनल गवर्नमेंट, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो है ये सॉवरेनिटी
अब शेयर्ड एक्सरसाइज हो चुकी है। आप टीटीआ ये अपना वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसी के साथ अपनी सॉवरेनिटी जो है वो शेयर नहीं करते, लेकिन आज जो ग्लोबलाइजेशन वाला ज़माना है इसमें जितनी भी चाहे वो पब्लिक वेलफेयर इश्यूज हों या दूसरे इश्यूज हों, तो उसमें जो है ये सॉवरेनिटी आप शेयर करते हैं फॉर द गुड ऑफ द पीपल। कि नेशनल गवर्नमेंट, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो है ये स्टेट जो है अपनी सॉवरेनिटी शेयर करते हैं। तो ये है पोस्ट वेस्ट फिलिंग कॉन्स्टेंट। एंड लास्ट इज स्टेट ऑटोनॉमी इन अ मोर इंडिपेंडेंट वर्ल्ड, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड के जो ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं वो आज इंटरडिपेंडेंट है। हर कंट्री एक दूसरे से जो है के ऊपर जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। सिंपली टू अचीव डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स नेशनल गवर्नमेंट्स आर फोर्स्ड टू एंगेज इन एक्सटेंसिव मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। तो कह रहा है कि जितने भी डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या नेशनल इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट की वजह से जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो आजकल जो है वो चाहे वो कोलाब्रेशंस हो या कोऑपरेशंस हो, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे हो, वो इंगेज करती हैं दुनिया को। बट इन बिकमिंग मोर embedded in systems of global and regional governance, states confront a real dilemma। तो कह रहे हैं कि जैसे ही ये सिस्टम एम्बेडेड हो गया है, मतलब मिल गया है, इसको क्या कहेंगे, आपस में मिल गया है कि ग्लोबल और रीजनल गवर्नेंस भी अपना सेम है और इंटरनेशनल इश्यूज भी सेम हो चुके हैं, डोमेस्टिक इश्यूज भी सेम हो चुके हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट्स के लिए जो है एक रियल डायलेमा जो है वो खड़ा हो चुका है। रिटन फॉर मोर इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी एंड मीटिंग देयर सिटीजन डिमांड वेदर इन रिलेशन टू ट्रांसनेशनल टेररिज्म, द ड्रग्स ट्रेड और फाइनेंशियल क्राइसिस, देयर कैपेसिटी फॉर सेल्फ गवर्नेंस, डेट इज स्टेट ऑटोनॉमी इज कंप्रोमाइज्ड। कह रहा है कि ये जितनी ग्लोबलाइजेशन की वजह से जितनी भी इंटीग्रेशन हुई है दुनिया में, या दुनिया सुकड़ चुकी है या ग्लोबल विलेज हो चुकी है या वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे स्टेट की ऑटोनॉमी जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। क्यों कंप्रोमाइज हो चुकी है? क्योंकि स्टेट जो है अपने सिटीजन्स की भलाई के लिए जो है फिर वो इंटरनेशनल सिस्टम में जो है वो कंप्रोमाइज करती है, चाहे वो इश्यूज हो इंटरनेशनल टेररिज्म के या इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रेड के या फाइनेंशियल क्राइसिस हो या रिफ्यूजी क्राइसिस हो या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हों या कैपेसिटी ऑफ सेल्फ गवर्नेंस के इश्यूज हों। तो ऐसे इश्यूज जो हैं आज में वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि आप स्टेट ऑटोनॉमी में डोमेस्टिक इश्यूज सेपरेट थे और इंटरनेशनल इश्यूज जो है वो सेपरेट थे। लेकिन यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन वाले ज़माने में या इस पोस्ट वेस्टफेलियन आर्डर में जो स्टेट की ऑटोनॉमी है वो थोड़ी कंप्रोमाइज हो चुकी है। कंप्रोमाइज इसलिए हो चुकी है कि आज इतने तो ज़्यादा इश्यूज हैं कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि डोमेस्टिक इश्यूज कौन से हैं और इंटरनेशनल इश्यूज कौन से हैं। तो ये इसकी वजह से जो है एक जो है वो कह रहा है कि रियल डायलेमा जो है वो खड़ा हो चुका है। स्टेट को कन्फ्रंट करना पड़ता है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन वेस्टफेलियन आर्डर और पोस्ट वेस्टफेलियन आर्डर। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। तो आप जो है मुझे आज की अटेंडेंस जो है स्क्रीनशॉट करके बना के जो है वो मुझे भेज दें, दोनों क्लास के CRA और B के। किसी को कोई सवाल हो या कोई बात समझ में नहीं आए है तो हमारे पास 8 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। Anybody have any question? अफजल ये पो स्क्रीनशॉट मोकल छे पंहिंजे क्लास जी। जी सर, कॾहिं चयो?
ठीक है। वो जुनैद है। जी सर। जुनैद, आप भी अपनी क्लास की जो है वो अटेंडेंस भेज देना ठीक है सर जी। स्क्रीनशॉट करके। जी सर। तो किसी को कुछ पूछना है, अदरवाइज मैं क्लास जो है ये ख़त्म करूँ, वैसे भी नमाज का टाइम हो गया। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।